स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें। तो मैंने आपको कहा था 6 से 8 तक की जो इतिहास की किताब है वो मैं एससीईआरटी लूँगा और फिर 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। तो क्लास 6 की किताब में पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन इतिहास है उसमें पूरा का पूरा। और आज प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति एवं विदेशियों से संपर्क। ये चैप्टर 8 है, क्लास 6 चैप्टर 8, मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति एवं विदेशियों से संपर्क। इस चैप्टर के पहले मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था, मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, तो उसको पढ़ लीजिए। और आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या होता है और इसमें भारत की स्थिति कैसी रहती है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है हमारा पाठ 8वां। ओके, मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन, तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी बातें सीख लेते हैं। ओके, जब दूसरे घर जाते हैं, दूसरे रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो कुछ अगर वहाँ नया चीज़ बन रहा है, पकवान है या फिर कोई नया फैशन है, तो उसको हम लोग सीख लेते हैं। इस प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ओके, भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और हमसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब आगे देखिए, यहाँ पर मौर्यों के बाद यानी मौर्य साम्राज्य के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय छोटे छोटे ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इनमें सातवाहन वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी दी गई है। शुंग वंश, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य भाग की सत्ता, जो मगध साम्राज्य का मध्य भाग था, उसकी सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। शुंग के लोग यानी शुंग के जो राजा महाराजा थे वो कहाँ के निवासी थे? वो उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इनके जो पूर्वज थे शुंग वंश के, वो मौर्य वंश की सेवा में काम करते थे, मौर्य वंश की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, मैंने बताया था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति भी था, और इसी ने हत्या कर दी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर शुंग वंश के बारे में इसने बताया था। फिर यहाँ थोड़ा कर्ण वंश के बारे में पढ़ लीजिए। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की, जो 75 ईसा पूर्व से कर्ण वंश की नींव रखी। यानी 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना हुई। 75 ईसा पूर्व, यानी कि आज से हम कहें कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 75 वर्ष पहले ही कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने, वासुदेव। और इसने देवभूत की हत्या की। देवभूत की हत्या किसने की? वासुदेव ने। देवभूत किस वंश से था? शुंग वंश से। ओके, शुंग वंश से। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। उसकी हत्या करके वासुदेव ने एक नए वंश यानी कर्ण वंश की स्थापना की। इसमें केवल 4 ही शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण तथा सुशर्मन। ये 4 शासक हुए कर्ण वंश में। ओके, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। तो ये नाम आपको याद रखना है सीक्वेंस से। सीक्वेंस से आपको ये यूपीएससी जैसे बड़े लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी पूछ सकता है, और आपसे क्रम पूछ सकता है कि पहले राजा कौन बना, तो वसुदेव सबसे पहले, इसी ने स्थापना की थी कर्ण वंश की। फिर उसके बाद भूमिमित्र बनता है, फिर नारायण, फिर सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई। कब? 30 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 30 वर्ष पूर्व सिमुक ने हत्या कर दी सुशर्मन की। सुशर्मन किस वंश से था? कर्ण वंश से। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको ज़रूर पूरा देखिएगा वीडियो। फिर मैंने बताया थी इसमें सबसे प्रमुख जो वंश था वो था सातवाहन वंश, यानी कि शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश में सबसे प्रमुख वंश था सातवाहन वंश। और ये 30 ईसा पूर्व से
200 ईस्वी तक शासन करता है ये वंश। तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है ये मैंने आपको बताया है, अगर आप सीक्वेंस से सारी वीडियोस देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने सुशर्मन की हत्या की थी। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, इसको याद रखिए। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। फिर है, इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया गया। इसमें कारले का चैत्य, ये मंडप है एक, ओके, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चैत्य, ये हाल दिया हुआ है, हाल टाइप का। चैत्य क्या होता था ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे, यानी यहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे वो आकर यहाँ पर प्रार्थना करते थे। तो चैत्य क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। पश्चिमोत्तर भारत, यानी पश्चिम और उत्तर का भारत जो था उसकी स्थिति कैसी थी? पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने शासन किया, अपना शासन जमाया। जैसे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये भी है विदेशी शासन, ओके, ये सब विदेशी शासन है। ये जो कुषाण है, शक है, यूनानी है, ये सब विदेशी शासक थे। इन्होंने विदेशी शासन स्थापित किया भारत में। फिर है, सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। हिंद यूनानी शासक, वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता। तो जो मिनांडर था उसको मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल थी। जो हिंद यूनानी शासक था उसका एक और नाम मिलिंद था, और उसने अपनी राजधानी पंजाब में शाकल को बनाया। शाकल जो आधुनिक सियालकोट है, ओके, आधुनिक जो सियालकोट पाकिस्तान में है उसी को पहले शाकल बोला जाता था। उसी को अपनी राजधानी मिनांडर ने बनाया था। ये हिंद यूनानी शासक था, यानी कि यूनानी था। अब चूँकि भारत में आ गया हिंदुस्तान में तो उसको हिंद यूनानी कहा गया था। ये कहाँ से? यूनान से। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? शक, ओके, एक वंश था, शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात है। तो रुद्रदामन प्रथम किस वंश से संबंधित है? शक वंश से। शक के बाद पहलव आए, ओके। अब पहलव ये कहाँ से आए थे? तो ये ईरान से आए थे। देखिए, ईरान से भारत में आए पहलव। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलव के बाद कौन आया? कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध था। कनिष्क प्रथम जो था ये सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कांडों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं, ओके। तो जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क प्रथम, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं, और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे यहाँ कैलेंडरों में अक्सर लिखा होता है, ओके, शक संवत। दूसरा, उसने क्या काम किया? बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत को आयोजित करवाया। तो ये मैंने आपको बताया था, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ओके। तीसरी जो हुई थी अशोक के समय में। अब फिर यहाँ देखिए एक सिक्का दिया हुआ है, चांदी का सिक्का है, चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का है, ओके। ये देखिए, पारस्परिक आदान प्रदान तकनीकी। भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना चांदी को पिघलाकर सिक्का बनाने का नया तरीका सीखा। तो भारतीयों ने यूनानियों से क्या सीखा? यूनानियों, कुषाणों, इनसे क्या सीखा? सोना चांदी को पिघलाकर सिक्का बनाना सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत सुंदर स्पष्ट थी। ये देखिए, ये लिपियाँ है, कुछ लिखा हुआ है और राजा का चित्र भी बना हुआ है।
इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्के ये किस प्रकार भिन्न हैं। यानी चर्चा कीजिए कि पहले के सिक्के और आज के सिक्कों में क्या क्या अंतर है। ये आपसे कह रहा है कि तुलना करें। पहनावा कैसा था उस समय? शक और कुशाण पगड़ी, कुर्ती, पैजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट यानी शेरवानी पहनते थे। देखिए शेरवानी जैसा दिया हुआ है पूरा। व्यापार यानी मध्य एशिया रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। ओके, चूँकि भारतीयों का जो संबंध था वो मध्य एशिया से था, रोमन साम्राज्य से, इसलिए भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। फिर है कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीकी भी प्रगति हुई इसकी भी। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया यानी उन्नत अवस्था में पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर जो आधुनिक कांजीपुर श्रीनगर के पास है उसी को कनिष्कपुर नगर पहले कहते थे। उसको किसने बसाया था? कनिष्क ने, इसलिए उसको कनिष्कपुर नगर कहा जाता था। आजकल उसका नाम है कांजीपुर, श्रीनगर के पास स्थित है। ओके, आजकल उसका नाम क्या है? कांजीपुर, जो कि कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। कुशाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ओके, कुशाणों ने क्या किया? रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये देखिए कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, ये एक मूर्ति है। और ये देखिए कपड़ा जो है एकदम आज के जैसे जैसे दूल्हे लोग पहनते उस टाइप का कपड़ा है, मूर्ति पर पहनाया हुआ है। तो ऐसे पहले होता था। अब यहाँ पर देखिए एक मानचित्र दिया हुआ है, इसमें ये रेशम मार्ग आपको बताया गया है कि रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक होकर गुजरता था। ये देखिए ये जो है ये रेशम मार्ग है। ओके, बस, और इसमें कुछ आपको स्पष्ट नज़र नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो मैप आपको नहीं देखना है, मैप आपके पास हो तो खोल के बैठ जाइए अगर कोई अच्छा मैप हो। वैसे मैप का यहाँ ज़्यादा कोई काम है नहीं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या उस समय स्थिति थी? हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। उन्हें यहाँ आप कह रहा कि हिंद और यूनानी जब आए तो उससे क्या हुआ? खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई, वृद्धि हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते थे, जैसे रवि, सोम, मंगल, आज भी हम लोग पुकारते हैं। ओके, तो जो दिन है उसको सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते थे, रवि, सोम, मंगल, शुक्र, आज भी हम भी लोग पुकारते हैं। यह हमने यूनानियों से ही सीखा। ओके, तो हमने कहाँ से सीखा? यूनानियों से, कि आज शनिवार है, कल रविवार, परसों मंगलवार, ऐसा सब कुछ यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी हुई। यूनानी औषध पद्धति के विषय में जानकारी हुई, यानी यूनानी कैसे उपचार करते थे, किस टाइप की वो औषधि बनाते थे, उनकी पद्धति सिस्टम क्या था, सब कुछ हमें जानकारी उनसे प्राप्त। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। ओके, तो चरक नामक चिकित्सक किसके समय में हुए थे? कनिष्क। इन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी। चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी? चरक, जो किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के, जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। तो चरक संहिता में क्या लिखा है? 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सा को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, जो कि आज कहीं कहीं हो जाता है। कहीं कहीं डॉक्टर गलत काम कर देते हैं, हालांकि डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि ये चरक संहिता में यही सब कुछ लिखा है औषधियों के बारे में, और चरक संहिता यही निर्देश देती है कि जो चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं उनको अपने मरीजों से कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब देखिए हम मूर्ति कला के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। गांधार शैली की मूर्ति देख लीजिए, और फिर यहाँ 1 मिनट में इसको आपको दिखाता हूँ। ये मथुरा शैली की मूर्ति है, ये मथुरा शैली की है और ये गांधार शैली की है। तो दोनों मूर्तियों को देखिए। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं मूर्तियों के बारे में। मूर्ति कला, कुषाण काल की कला के 2 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा एवं गांधार। कुषाण काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? मथुरा और गांधार। ये इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना
एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई थी। ओके, बुद्ध की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उसका निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, सबसे पहले किसने कल्पना की थी? गांधार के जो मूर्तिकार थे उन्होंने। ओके, गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों ने सर्वप्रथम कल्पना की थी कि बौद्ध ऐसे हो सकते हैं, इनकी मूर्ति ऐसे बननी चाहिए। इन मूर्तियों में बुद्ध को अत्यधिक आध्यात्मिक मुद्रा, लहराते हुए बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया। मतलब कई आप जब देखेंगे सारनाथ वगैरह में तो कई अवस्था को दिखाया गया, कहीं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ज्ञान दे रहे हैं, कहीं देखिए जटा यहाँ पर है इनकी। इस शैली की मूर्ति में स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए पद्मासन में बैठे हुए हैं, पद्मासन में देखिए आप पैर को मोड़े हुए हैं इस टाइप से, ये पद्मासन की स्थिति है। और सिर के पीछे प्रभा मंडल है, सिर के पीछे एक गोल ऐसे प्रभा मंडल होता है, सूर्य चंद्रमा कुछ बना होता है, एक उजाला निकलता रहता है पीछे। आप अक्सर देवी देवताओं की फ़ोटो देखिए तो पीछे एक प्रभा मंडल रहता है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा राज व्यवस्था दिया हुआ है। राज में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। सहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सहानुशाही की अवधारणा किसकी देन है? शकों की, कुषाणों की कि पल्लव की? तो कुषाणों की। सहानुशाही का मतलब यही होता है कि राजा ही सब कुछ है। ओके, जैसे होता है ना राजतंत्र में राजा का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। उन्होंने भारत से क्या सीखा? तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि भाई हम लोगों ने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़। यूनानियों ने, जो विदेशी आक्रमण आए थे, उन्होंने हमसे क्या सीखा? विदेशी आक्रमणकारी जो भी थे जिन्होंने शासन किया, चाहे शक हो या कुषाण हो, पल्लव हो, यूनानी हो, कोई भी हो, उन्होंने हमसे क्या सीखा? विदेश से आए आक्रमणकारियों ने, ये देखिए, इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया, यानी कि इस देश की, अपने भारत देश की संस्कृति को अपना लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन में बौद्ध चित्रकला भारत से ही सीखी। ओके, तो चीन ने बौद्ध चित्रकला किससे सीखी? भारत से। बहुत बड़ी लाइन है भाई। पहले बौद्ध धर्म चीन में नहीं था, सबसे पहले भारत में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। भारतीय संस्कृति ने अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही। यानी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि ये अन्य देश की संस्कृति को भी समेट लेती है अपने आप में। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। जो भी भारतीय होते थे वो विदेशी आक्रमणकारियों को अपने रंग रूप में ढाल लेते थे, मतलब उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति में मिला लेते थे, अपना लेते थे। यही कारण है कि जो भी विदेशी थे वो भारत में ही आके रह गए, यानी कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने भी अपनाया। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ओके, ये आदर्श माना गया है। मतलब हमारी जो संस्कृति थी उसमें क्या क्या था? लचीलापन था, मेलजोल था, उदारवादिता था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, सहिष्णुता था। इसी कारण लोगों ने हमारी संस्कृति को अपनाया। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है। भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम विलुप्त हो चुके हैं। उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं, बट ढांचे ही बचे हैं, बल्कि उनकी आत्मा नष्ट हो गई। और भी जाने, देखिए सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम कैडफिसस ने जारी किया। अब ये देखिए, ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। कौन सा शासक था? तो बिम कैडफिसस था। बिम कैडफिसस, इसने सबसे पहले सोने का सिक्का बनाया, यानी जारी किया। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? तो कुषाण वंश ने। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान, महायान। ये मैंने आपको जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बताया था। कनिष्क महायान का संरक्षक था। तो जो कनिष्क था ये किस संप्रदाय का था?
किस संप्रदाय से जुड़ा था बौद्ध धर्म के? तो महायान से, क्योंकि 2 शाखा थी, एक हीनयान एक महायान, तो महायान से कनिष्क जुड़ा हुआ था। तो फिर इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न दिया है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। शिमुख किस वंश का शासक था? सातवाहनकालीन धर्म की क्या विशेषता थी? ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।